गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं वरुण आप सबका सफलता क्लास पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बैंकिंग के बारे में, जानेंगे समझेंगे भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में कि भारतीय वित्त व्यवस्था के दोनों पक्षों को समझेंगे, चाहे वो मांग पक्ष हो या पूर्ति पक्ष हो। और उसके बाद हम बैंकिंग का इतिहास जानेंगे बैंकिंग की शुरुआत हुई कहां से, पहला बैंक कौन सा खुला, पहला भारतीय बैंक कौन सा था। और इतना ही नहीं, ये भी जानेंगे आखिर बैंकों में कमाई होती कैसे है। हम तो पैसे जमा करके निकल लेते हैं बैंकों से, लेकिन बैंक हमें फिर पैसों पे इंटरेस्ट देती है। तो पैसा, बैंक उन पैसों के साथ ऐसा क्या करती है जो हमें पैसा कमा के देती है। देखेंगे इन सभी चीजों को, जुड़े रहिएगा। तो देखते हैं बैंकिंग के बारे में। तो भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिनमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों और सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है, फिर इसकी पूर्ति हो जाती है। पूर्ति होती है यानी कि दोनों इसके पक्ष होते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। दोनों पक्ष होता है आपको इकोनॉमिक्स में। वैसे तो पूरी इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमी सिस्टम है, दोनों डिमांड एंड सप्लाई पे ही निर्भर करती है। जब चीजों की डिमांड होती है, सप्लाई होती है, और इस डिमांड सप्लाई चेन में ही आपको प्रोडक्शन, कंजम्पशन सब चलता रहता है, आपको इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज सबके सब होता है। तो यहाँ पे वित्त की भी, पैसों की भी, आपको जो वित्त व्यवस्था में पैसों की, पूंजी की डिमांड होती है, फिर उसे डिमांड को पूरा किया जाता है। तो देखते हैं कौन डिमांड करता है, कौन पूरा करने का काम करता है। तो भारतीय वित्त व्यवस्था के भी दो पक्ष, पहला पक्ष डिमांड यानी कि मांग, और दूसरा पक्ष क्या है आपको, पूर्ति पक्ष है यानी कि सप्लाई करती है आपको। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां करती है, सरकार आदि करती है। सबको पैसा चाहिए आपको। जितने भी पार्टीज हैं, आप चाहे गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग के लिए पैसा चाहिए, या व्यक्तिगत लोगों को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे चाहिए, या औद्योगिक को, उद्योग धंधों, इंडस्ट्री में आपको उनके प्रोडक्शन के लिए पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन सबको पैसे चाहिए। पूर्ति कौन करता है आपको, बैंक। बैंक आपको पूर्ति करने का काम करता है। क्यों, बैंक के पास पैसा होता कहां से है, क्योंकि बैंक में हर बहुत सारे लोग आपको जो अपने बचे हुए इन्वेस्टमेंट होता है या जो भी बचा हुआ पैसा होता है वो बैंक में डालते हैं, और बैंक उन पैसों को उन्हें देता है जो जिनको नीड होती है। तो बैंक आपको प्रतिनिधित्व करता है। बीमा कंपनियां हो गई आपको, म्यूचुअल फंड्स हो गए और अन्य वित्तीय संस्थाएं, ये सब आपको पूर्ति पक्ष है। यानी एक तरफ डिमांड और दूसरी तरफ से पूर्ति की जाती है, और ये पूरा एक साइकिल चलता है आपको इकोनॉमी में, और यही साइकिल इकोनॉमी को रन करवाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के भी दो भाग हैं, एक भारतीय मुद्रा बाजार है और एक भारतीय पूंजी बाजार है। तो भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है। एक असंगठित क्षेत्र में आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र आते हैं, और तीसरा होता है मुद्रा बाजार का उप बाजार, जो और भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसे आपको आते हैं। और संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, देसी बैंकर हो गए, साहूकार हो गए, महाजन हो गए, ये सब स्रोत हैं। आपने पढ़ा होगा शुरू के क्लासों में, 10th में, एसएसटी वगैरह में, कि फॉर्मल लोन्स एंड इनफॉर्मल लोन्स होते हैं। दो सेक्टर होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जो फॉर्मल होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए, यहां से पैसा उत्पन्न होता है, जैसे कि बैंक्स हो गए, बैंक आपको पैसा दे रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गांव घर में या देसी महाजन, व्यापारी जो ऐसे पैसों का कारोबार कर रहे हैं, वो पूंजी उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वो उस सेक्टर में बिलोंग करते हैं। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष संस्था है, सबसे ऊपर आरबीआई। आरबीआई के नीचे ही ऑल बैंक काम करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। आरबीआई सर्वोच्च संस्था है आपको बैंकिंग सेक्टर की, सबसे ऊपर आरबीआई ही आपको टॉप पे होता है, उसके नीचे बाकी बैंक्स आपको काम करते हैं। और आरबीआई सभी बैंकिंग सिस्टम के से रिलेटेड रूल्स बनाती है। आरबीआई आपको सभी के नियमों का प्रतिपादन करती है, नियम बनाती है आपको। और आरबीआई पूरी मौद्रिक नीति बनाती है, पूरी मौद्रिक नीति वही बनाती है। पूरी मॉनेटरी पॉलिसी, चाहे वो अवमूल्यन करना हो, जो भी करना हो, सारे के सारे नीति उन्हीं के हाथ में होती है। आरबीआई सबसे टॉप पे हो गया। और इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो गए आपको, निजी क्षेत्र के बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक आपको, पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, विदेशी बैंक हो गए, और अन्य वित्तीय संस्थाएं, ये सब संगठित क्षेत्र में संगठित रूप से मुद्रा का उपार्जन करती है, आपको मुद्रा का सप्लाई करती है। प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की बात करें
तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1921 में हुई। प्रश्न यहां से आते हैं आपको, क्योंकि चूंकि जनरल कॉम्पिटिशन है, अब इतना आपको रिटर्न तो करना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, पूरा लेख नहीं उस पर लिखना है मुद्रा बाजार पे, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले वहां से। तो ये क्वेश्चंस आने वाले कहां से, ऐसे क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीन, उस समय आपको अंग्रेजों के समय में तीन मूल रूप से प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंट, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल और मद्रास और बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसी में तीन बैंक हुआ करते थे, तीनों प्रेसिडेंसी के बैंक, तीनों को मर्जर करके एक बैंक बनाया गया था 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चल के 1955 में आपको क्या बन जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जो कि आज के दौर में पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। आपको सबसे बड़ा, आपको पब्लिक सेक्टर का कमर्शियल बैंक कौन सा है, एसबीआई ही है। सबसे ज्यादा इसके ब्रांचेज भी विदेशों में एसबीआई के ही हैं। आपको भारतीय रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सर ऑस्बॉर्न स्मिथ जो इसके पहले गवर्नर बने थे आपको, और सीडी देशमुख जो आजादी के बाद पहले गवर्नर बने। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948 में की गई। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना जनवरी 1955 में की गई। तो ये सब महत्वपूर्ण डेट हैं और इन डेट्स पे आपको ये महत्वपूर्ण सारे घटनाएं। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955, अभी अभी बताया, ये क्या था, इंपीरियल बैंक था। जो इंपीरियल बैंक पहले 3 बैंकों के विलय से बना, और उस बैंक का, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है कब, 1 जुलाई 1955 को, और इसका नाम क्या पड़ जाता है आपको, एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करें भारतीय यूनिट ट्रस्ट का, इसका मुख्यालय भी मुंबई में। 1 फरवरी 1964 को आपको भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूटीआई का आपकी स्थापना हुई। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982 को, नाबार्ड की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपको इस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करने वाली बैंक। और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, ये 20 मार्च 1985 को स्थापित की गई। ये अलग अलग डेट्स जब आपको अलग अलग बैंकों की स्थापना होती है, और सबके अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम है, अलग अलग क्षेत्रों में ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। अगला आता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका मुख्यालय कहां पे है, लखनऊ में। ये अप्रैल 1990 में स्थापित किया गया था। ये लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाता है आपको, स्मॉल सेक्टर्स इंडस्ट्रीज को। और भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 को। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया। अब तो इसे बंद कर दिया गया है, नए नए आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोलने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, जब रिपोर्ट आई कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में, ये सितंबर 1956 में आपको स्थापित हुआ था। और भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972 को। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, ये मैंने आपको बता दिया, नाबार्ड की बात हो रही है। तो ये सारी संस्थाएं जो कह सकते हो कि फॉर्मल सेक्टर्स हैं, जो आपको पूंजी उपलब्ध कराते हैं, आपको कैपिटल, जो पूंजी उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं, जिसके बारे में बात हुई। अब हम देखेंगे बैंकिंग का इतिहास इसके बाद में। भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास की बात करें अगर हम, तो भारत का पहला बैंक आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या नाम था इसका, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। पूरी बैंकिंग हिस्ट्री में देखें भारत में सबसे पहले जो बैंक खुलता है उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना यूरोपियन पद्धति पर अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1770 में आपको भारत का पहला बैंक भारत में खुलता है, जो आपको एक अंग्रेजी कंपनी के द्वारा, अंग्रेजी पद्धति पर आपको आधारित बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। फिर भारतीयों के द्वारा एक संचालित पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक,
जिसकी स्थापना 1881 में होती है। लेकिन इसमें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, पूर्णतः स्वामित्व नहीं था भारतीयों का। और पूरी स्वामित्व वाला आपको पहला भारतीय बैंक कौन बना? ये बना पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। तो ये बैंकिंग सेक्टर के इतिहास में 3 महत्वपूर्ण बैंक याद रखिएगा। पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, जिसकी स्थापना कब होती है आपको? 1770 में। और दूसरा अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। और 1894 में स्थापित होता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण संस्था, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही पूरी मौद्रिक नीति बना रही है और वही सभी बैंकों को कंट्रोल करती है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन का प्रतिपादन करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर किया गया। याद रखिएगा, क्या नाम था आयोग का? हिल्टन यंग आयोग। इसकी अनुशंसा पे आपको इसकी स्थापना की गई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आएंगे वो यहीं से आते हैं। बैंकिंग से अगर आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, आसान से क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 अप्रैल 1935 को स्थापित रिजर्व बैंक हुआ है, 1921 में आपको इंपीरियल बैंक हुआ है। इंपीरियल बैंक का नाम चेंज हुआ है 1955 में। और इंपीरियल बैंक क्या बन गया है आपको? इंपीरियल बैंक बना एसबीआई। जबकि आपको 1 जनवरी 1949 को किसका राष्ट्रीयकरण होता है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका नाम वही रहता है, नाम चेंज नहीं हुआ है उसका। स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे भाई? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में क्या काम है? सबसे पहले तो मौद्रिक नीति का संचालन करता है। पूरी मॉनिटरिंग पॉलिसी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखेगी। साख का नियंत्रण करता है, क्रेडिट्स का देखता है, कौन लोन बैंक दे रहा है, किस किस को दे रहा है, पूरा लोन पे नियंत्रण। लोन के जो बेस रेट होते हैं, अभी हम जानेंगे बेस रेट के बारे में कि बेस रेट क्या होता है। तो वो बेस रेट फिक्स करने का काम कौन करता है आपको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा का निर्गमन, जो आपको नोट छापती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो कौन करेगा? आपको रिजर्व बैंक, सिवाय 1 रुपए के नोट को छोड़ के। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। सभी बैंक आपको यहां से लोन लेते हैं या यहाँ पे अपने पैसे जमा भी कर सकते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे बैंक तो ऐसे होते हैं ना जहां पे लोग पैसा जमा कर रहे हैं बट उससे लोन नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो पैसा का क्या करेगा? कैसे आपको इंटरेस्ट देगा? आपके पैसे रिजर्व बैंक में रखता है वो, वहां से उसे लोन मिलता है, ठीक है, वहां से उसे इंटरेस्ट मिलता है तो आपको भी देता है। दूसरी चीज, अगर आप कुछ बैंक ऐसे हैं कमर्शियल, मान लो जिनके पास पैसे जमा नहीं किए जा रहे लेकिन उससे लोन मांगने खूब सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या करेगा? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको पैसा लेता है लोन पे और फिर वो आम लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। सभी के बारे में जानेंगे, किसको क्या रेट, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपको। तो ये विदेशी विनिमय पर भी नियंत्रण करता है। जो विदेशी कारोबार होता है आपको आयात निर्यात, उस पर भी पूरा ध्यान देता है। कितना फॉरेन करेंसी आ रहा है, फिर कितना जा रहा है, उस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने का काम आरबीआई का होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के सिक्के, नोटों एवं छोटे सिक्कों को छोड़कर सभी नोटों का निर्गमन कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। आरबीआई भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली की पद्धति अपनाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली, जिसमें आपको कोष में क्या होना चाहिए? विदेशी मुद्रा और सोना, दोनों के बिहाफ पे ही आपको नोट जारी किए जाते हैं। एक न्यूनतम जो होता है वो स्टॉक होना चाहिए। उस स्टॉक में जब वृद्धि होती है तभी नोट छपते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं छपते हैं। अगर वृद्धि हुए बिना छपेगा तो नोट का क्या होगा? आपको वैल्यू नीचे आएगा, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। और आरबीआई मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों उपकरण द्वारा मौद्रिक नीतियों का संचालन करती है। वो क्वांटिटी भी डिसाइड करती है और क्वालिटी के भी सारे रूल्स डिसाइड करती है कि कैसे कौन सा रेट कहाँ पे फिक्स किया जाए और क्या किया जाए।
मात्रात्मक उपकरणों की बात करें तो बैंक दर का जैसे निर्धारण करना, रेपो रेट का निर्धारण करना, रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करना, सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात का निर्धारण करना, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर का, और खुले बाजार की क्रियाएं शामिल है। जबकि गुणात्मक उपकरण की बात करेंगे आप क्वांटिटिव में, तो ये साख की राशनिंग क्रेडिट्स, साख का अधिकृत करना, नैतिक सलाह देना, निर्देश देना, ये सब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है और काफी वाइड है इसका काम। ठीक है, बहुत एक तरह से कह सकते हो कि पूरी तरह से मुद्रा बाजार पे नियंत्रण और सभी मौद्रिक नीतियों को पालन करवाने की जिम्मेवारी रिजर्व बैंक के ऊपर ही होती है और सभी रूल्स रिजर्व बैंक ही फिक्स करता है। हर बैंक की ऑडिट करने से लेकर हर, अगर कोई बैंक मान लो अपनी एक ब्रांच नहीं खोलनी चाहता है तो वो भी रिजर्व बैंक से पूछना पड़ेगा। किसी ब्रांच का विलय कर रहा है, किसी ब्रांच में बंद कर रहा है तो उसके लिए रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। सब कुछ रिजर्व बैंक को सूचित करना पड़ता है और वहीं से उसका काम चलेगा भाई। अब बात करते हैं बैंक दर की। ये बैंक दर क्या होता है, बैंक दर है क्या? तो बैंक दर रिजर्व बैंक का सामान्य ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, ये बैंक दर कहलाता है। क्या कहलाता है आपको? बैंक दर कहलाएगा। जब रिजर्व बैंक आपको सामान्य मतलब नॉर्मली रिजर्व बैंक जब बैंकों को लोन देती है, ठीक है, तो ये बैंक दर कहलाएगा। लेकिन रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकालिक अवधि के लिए आरबीआई से ब्याज दर पे, जिस ब्याज दर पे लोन लेती है, जो कमर्शियल बैंक जब कम मतलब एक फिक्स टेन्योर के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको लोन लेती है, तो क्या कहलाता है? नकदी ऋण को प्रदान करते हैं तो क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है, रेपो रेट। ठीक है, लेकिन उल्टा जब यही कमर्शियल बैंक आपको कम अवधि के लिए, एक मतलब सर्टेन अवधि के लिए, आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर यही पैसे प्रोवाइड कर दे, किसको? रिजर्व बैंक में जमा करे, उसको रिजर्व बैंक को लोन, आपको उसे लोन लेने की क्या आवश्यकता है रिजर्व बैंक को? तो भाई बताया ना, ये पूरा एक साइकिल है। जिस बैंक के पास पैसा नहीं है वो उधर से लेगी, जिसके पास बहुत है वो जमा करेगी, रिजर्व बैंक को दे देगी लोन के रूप में, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट। जब अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा बाजार से मुद्रा की आपूर्ति में कमी लाई जाती है। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति में कमी लाई जाती है, यानी कि मुद्रा, जब पैसा बैंक की ओर आपको आता है, बैंक रिजर्व बैंक अपने पे रखना शुरू करता है, रिवर्स रेपो। रेपो में बाजार की में मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाई जाती है आपको। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, वाणिज्यिक बैंक द्वारा अपनी कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है उसे सीआरआर कहते हैं। ठीक है, एक हर कमर्शियल बैंक आपको रिजर्व बैंक में अपने यहाँ जमा पैसों का कुछ अनुपात वहां पे जाके जमा करना पड़ता है, रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं सीआरआर। एसएलआर क्या है? जब किसी वाणिज्यिक बैंक के कुल जमा राशि का वह भाग जो स्वर्ण और विदेशी मुद्रा में अपने पास रखना पड़ता है उसे एसएलआर कहते हैं। ठीक है, सीआरआर कहाँ रखना है? रिजर्व बैंक के पास। एसएलआर कहाँ रखना है? अपने आरक्षित कोष में, जिसमें आपको विदेशी मुद्रा और सोने के रूप में होना चाहिए। आधार दर प्रणाली क्या होता है? बेस रेट क्या होता है? आपने बैंक रेट देखा, रेपो रेट देखा, रिवर्स रेपो रेट देखा, अब ये है बैंक रेट। बैंक रेट किसे कहा जाए? बैंक रेट क्या होता है? तो यह वह दर होती है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी इससे नीची दर पर किसी को भी उधार नहीं दे सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अदरवाइज क्या होगा? मान लो अदरवाइज ये हो सकता है कि बैंकों के बीच कंपटीशन आए, कोई बैंक कहेगा चलो मैं 4% पे दे रहा हूं पैसा, आ जाओ मुझसे ले जाओ, कोई कहेगा मैं 3% पे दे रहा हूं, कोई 2% पे दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन रिजर्व बैंक जब एक फिक्स कर देती, मान लो 7% फिक्स कर दी, तो हर बैंक 7% से नीचे किसी को लोन नहीं देगा, उससे ऊपर ही लोन दे सकता है, उससे नीचे नहीं आएगा आपको। तो ये बेस रेट कहलाती है। आपको क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट,
भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसके बारे में पहले भी मैंने बताया कि वर्ष 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, ये इंपीरियल बैंक बन गया क्या? एसबीआई। और पहले भी इंपीरियल बैंक जब 1921 में बनी थी, उससे पहले वो क्या थी? 3 अलग अलग बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई एंड बैंक ऑफ मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को एक करके इंपीरियल बनाया गया और इंपीरियल से एसबीआई बना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे अगर गौर करें तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान ये कि हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और यही सभी मौद्रिक नीतियों का संचालन करता है। यहां से सर ऑस्बोर्न स्मिथ जो 1/4/1935 से 30/6/1937 तक रहे, ये आरबीआई के गवर्नर थे। आपको पहले गवर्नर अगर मैं बात करूं प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर की, तो ये थे सीडी देशमुख। ये 11/8/1943 से 30/6/1949 तक थे आपको। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। ठीक है, इनका अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। और 11 दिसंबर 2018 को जो शक्तिकांत दास हैं, ये रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर बने हैं, जो वर्तमान में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी यहां से। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंक और 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि पहला राष्ट्रीयकरण कब? 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक ब्रांचेज हैं आपको। ग्रामीण बैंक की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और केलकर समिति की रिपोर्ट आने के बाद 1987 से नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नहीं की गई है। अब इसकी स्थापना पे रोक लगा दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है आपको, जो 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था आपको, जो आपको रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। और भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी। कब? 19 नवंबर 2013 को। और 2017 में आपको जब भारतीय स्टेट बैंक का 5 सहयोगी बैंकों में विलय हुआ, तो उसमें महिला बैंक का भी विलय अब भारतीय स्टेट बैंक में ही कर दिया गया, तो महिला बैंक भी अब नहीं है आपको। तो ये थे बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियां। ये तो नहीं कह सकता हूं कि पूरी जानकारी मैंने दी, ये पूरी जानकारी है, क्योंकि भाई जब इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे तो वो एक पूरा एज ए सब्जेक्ट बैंकिंग भी बहुत लंबा है आपको। लेकिन हमने सिर्फ उतनी ही चीजें कवर की जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में आ सकते हैं, जहां से क्वेश्चन होंगे, तो उतना मैंने किया। तो हम कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? फाइनेंस कमीशन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड? शुभम, बहुत देर आए आप। वॉइस आ रही है? मैंने थ्योरी पूरी पढ़ा दी बैंकिंग की, कि बैंकिंग की स्थापना, बैंक का पूरा कारोबार क्या है, कैसे है, सब बता दिया। आप एक बार रिकॉर्डेड क्लास में जरूर देखिएगा इसको। शुभम, तो क्लियर है आवाज? वॉइस क्लियर है? आ रही है वॉइस? चलिए, तो सही टाइम पे आए। क्वेश्चन आंसर करना है तो फटाफट मुझे जवाब देते जाइए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? फाइनेंस कमीशन का। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड? 1 का सी दिया आपने, आर्टिकल 280, बिल्कुल सही।
चलिए, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई है? वित्त आयोग में आपको अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने और सदस्य होते हैं? बता सकते हैं कोई? 3, 4, 5 या इसकी कोई सीमा नहीं होती है आपको। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था होती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था होती है? 3 सदस्य नहीं जी, 4 सदस्य। इसका फॉर्मेट होता है 4+1। क्या होता है? 4+1 होता है। ठीक है, चलिए, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? कितने अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 साल, या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब चाहे और जैसे जितने दिन तक रखें? कितना कार्यकाल दिया जाता है वित्त आयोग को? फाइनेंस कमीशन का टेन्योर क्या होता है? फॉर हाउ लॉन्ग इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ए 2 वर्ष गलत है, 5 साल के लिए किया जाता है। सी इसका आंसर। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद? हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट या पार्लियामेंट? कौन अपॉइंट करेगा? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? नहीं पता? चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूं। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फाइनेंशियली अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो कौन निपटाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, न्याय मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, और फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस कमीशन, वित्त मंत्री या वित्त आयोग? कौन इस झगड़े को सुलझाएगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर मान लो वित्तीय व्यवस्था को लेकर अनबन है, किसी चीज के लिए प्रॉब्लम हुई है, तो इसे कौन सुलझाएगा? शुभम, आवाज आ रही है मेरी आपको? नंबर के साथ आंसर देंगे। चलिए, तो ये भी सुलझाएगा वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन का काम है दोनों के बीच विवादों को सॉर्ट आउट करना। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? जो टैक्स आते हैं, टैक्सों का बंटवारा कौन करेगा? इसका भाग कौन निर्धारित करेगा? कितना प्रतिशत टैक्स किसको दिया जाएगा? आपको कितना प्रतिशत टैक्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, कितना स्टेट्स के बीच में बांटा जाएगा, ये कौन निर्धारित करेगा? बिल्कुल, इसका भी निर्धारण आपको वित्त आयोग ही करता है, फाइनेंस कमीशन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? When was the nationalization of the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक का आपको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1955 को, या 5 अगस्त 1960 को? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्थापित 1935 में था और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 अप्रैल 1949 को, जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे जो भारतीय भी थे? कौन थे भाई? सीडी देशमुख, सर ऑशबॉर्न स्मिथ, डीपी गॉडगिल या बी सुब्बाराव? कौन आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे? इसका सही आंसर सीडी देशमुख, सर ऑस्बॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। याद रखिएगा, ये पहले 1935 में जब बैंक स्थापित हुआ तो पहले गवर्नर
कौन थे आपको? सर ओस्मान स्मिथ। और आजादी के समय में आपको सीडी देशमुख थे, और वर्तमान समय में शक्तिकांत दास जो है ये हैं अभी के वर्तमान गवर्नर। देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देश में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969, 15 अप्रैल 1980, 19 जुलाई 1978 या 1 जनवरी 1991 को कब किया गया? तो ये किया गया था 19 जुलाई 1969 को। निम्न में से आरबीआई का काम नहीं है। क्या काम आरबीआई नहीं करता है? जो आरबीआई का काम नहीं है, नोटों का निर्गमन करना, राजकोषीय नीति का संचालन, मुद्रा एवं ऋण प्रणाली का संचालन, मौद्रिक नीति का संचालन। कौन सा काम आपको आरबीआई नहीं करेगा जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो ध्यान से देखेंगे तो नोटों का निर्गमन तो बिल्कुल आरबीआई करेगा, मुद्रा ऋण प्रणाली का संचालन भी करेगा आपको, और मौद्रिक नीति का भी संचालन करेगा। तो एक राजकोषीय नीति का संचालन नहीं करेगा, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट करती है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कई बैंकों के विलय के बाद आपको अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 रह गई है आपको। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किए गए हैं? क्योंकि 1975 में पहली बार जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए, लेकिन केलकर समिति की रिपोर्ट के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित होना बंद हो गया है। अप्रैल 1987 से, अप्रैल 1988 से, अप्रैल 1989 से, अप्रैल 1990 से। इसका सही आंसर अप्रैल 1987 से आपको बंद कर दिया गया है, अब स्थापित नहीं किया जा रहा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड? 1975 में, 85 में, 90 में या 92 में? कब किया गया? इसका सही आंसर 1985। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का आपको रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है उसका? तो ये यूएसए का है। अगर मैं यूके की बात करें तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है इसका, बैंक ऑफ इंग्लैंड। फ्रांस की बात करें तो इसका बैंक ऑफ फ्रांस है, और जर्मनी की बात करें तो ड्यूस बैंक है इसका, ड्यूस बैंक इसका है। तो तीनों के अलग अलग आपको। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1988 में, 1992 में, 93 में या 2002? सेबी, व्हेन वाज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया एस्टेब्लिश्ड? 1988, 1992, 1993 या 2002? कब किया गया था? तो ये 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। तो ये था बैंकिंग चैप्टर, जिसमें हमने जाना बैंकों से जुड़े कुछ अहम जानकारी जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में आ सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, लगे रहिए सफलता क्लास पे। बिल्कुल हम लोग साथ रहेंगे सक्सेस तक, जब तक आपका निकल नहीं जाता एग्जाम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।